नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का ये वीडियो कक्षा 6 की विज्ञान भारती फर्स्ट पुस्तक के लिए जो कार्य पुस्तिका बनाई गई है, अभ्यास कार्य पुस्तिका, उसके हल को लेकर के है। आज जो हम अध्याय आपके सामने लेकर के आए हैं वो है अध्याय 5। अध्याय का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे अभ्यास पुस्तिका को हल करना है। चूँकि महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का अनुरोध है कि सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से कार्य पुस्तिका हल कराई जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कह रहे हैं कि का नंबर, प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपयोग करते थे। ठीक है भाई, जब विज्ञान डेवलप नहीं था तो ये पूछना चाहते हैं कि मनुष्य वस्त्र किन चीज़ों से बनाता था। नंबर 1, पेड़ की पत्तियों व छालों से। नंबर 2, अखबारों से। नंबर 3, धातु की पतली चादर से। और नंबर 4, जंतुओं की खाल से। तो भाई आपको पता है कि जो प्रागैतिहासिक काल है, मतलब जिस काल का कोई लिखित वर्णन नहीं है, वहाँ पर ये माना जाता है कि पुराने लोग अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ की पत्तियाँ, छाले और जानवरों की खालों का इस्तेमाल करते थे। तो इस आधार पर विकल्प ए और विकल्प डी सही है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें विकल्प नंबर जो 4 है, ए और डी दोनों को मान्यता प्रदान कर रहा है, वो एक सही उत्तर है। तो हमने यहाँ पर तुरंत जो है टिक किया कि क्वेश्चन नंबर 1 के का चौथा हिस्सा पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो भाई आप लोगों ने देखा होगा कि जो जूट का पौधा होता है उसके जो रेशे होते हैं वो उसके तने से प्राप्त होते हैं। आपने तंतु से वस्त्र तक अध्याय को पूरी तरीके से पढ़ रखा होगा और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पहले से हुई होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा तना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का गा आया, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है। यहाँ पर आपको एक क्रम लिखा हुआ है, 4 विकल्प दिए गए। किसी में लिखा है पहले रेशा मिलता है, फिर कपड़ा मिलता है, फिर धागा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कपड़ा प्राप्त करने का जो सही क्रम है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले हमारा रेशा बनेगा, रेशे के बाद धागा बनेगा और धागे के बाद हम क्या प्राप्त करेंगे, कपड़ा। तो हमारे ख्याल से जो विकल्प नंबर 2 है वो पूरी तरीके से सही है कि रेशा, रेशे से धागा बनेगा और धागे से कपड़ा बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का घा है, कहा जा रहा है कि गीता अपनी सहेली, ठीक है, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तुओं का चयन नहीं करेगी। देखिए, कभी कभी प्रश्न इतने अल्टर आ जाते हैं कि अंतिम समय में वो आपको घुमा देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वो कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि 4 विकल्पों में हमें वो विकल्प ढूंढना है जो किससे नहीं बना हुआ है, प्राकृतिक रेशे से। तो जूट का बैग प्राकृतिक रेशे से बना होता है। ऊनी शाल, ये भी प्राकृतिक रेशे से है। इसके बाद सिल्क साड़ी, ये भी प्राकृतिक रेशे से है। और नायलॉन का स्कार्फ, तो आपको पता है कि जो नायलॉन का स्कार्फ होता है, तो नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, तो जो विज्ञान के मदद से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के घा का विकल्प नंबर 4 सही है, नायलॉन स्कार्फ। क्वेश्चन नंबर 1 का अंगा, सूती वस्त्र बनाते हैं। तो भाई सूती वस्त्र किन चीज़ों से बनाते हैं। कह रहे हैं कि आप ऊन से बनाते हैं, कपास से बनाते हैं, जूट से बनाते हैं या फिर रेशम के धागे से बनाते हैं। तो भाई मेरे पास तो यही जानकारी है कि जो सूती वस्त्र है वो कपास से तैयार किए जाते हैं। तो भाई यहाँ पर कौन सा विकल्प सही रहेगा, कपास, ठीक है। और ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, रेशम के धागे से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और जूट से आपको पता है क्या बनाया जाता है, जूट से हमारे बोरे बनते हैं, मालूम है आपको। इसके अलावा जो हमारे घर में डोर मैट होती है वो भी हमारी जूट से बनाई जाती है। जूट की रस्सियाँ होती हैं और भी जूट से अन्य उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हम तैयार हैं। कह रहे हैं कि खाली जगह पादप रेशे हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज़ भरने के लिए हमें दी नहीं गई है, तो हम अपने मन से भी भर सकते हैं कि पादप रेशे अपनी तरफ से भर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि पौधों की मदद से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो पादप रेशे कहलाते हैं। जानतव रेशे क्या होते हैं, जंतुओं की मदद से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो जानतव रेशे कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम सही उत्तर भरेंगे रुई
और रुई के साथ हम फिर क्या बनेंगे, जूट। रुई और जूट हमारे पादप रेशे हैं, मतलब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो खा है वो क्या है, कह रहे हैं कि पावर हैंडलूम द्वारा, पावर हैंडलूम एक मशीन है, इसके द्वारा क्या किया जाता है आपको बताना है। तो इसके द्वारा हम वस्त्रों की बुनाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वस्त्रों की बुनाई। फिर आगे चलेंगे, गा नंबर में पटसन के रेशे इसके पौधे के खाली जगह से प्राप्त किए जाते हैं। आपको बताना है कि पटसन के जो रेशे होते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा वो आएगा तने। पटसन के रेशे पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप बिना किसी संकोच के आप उत्तर भर देंगे तना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर आपको कंप्लीट करके बताने हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है कि बुनाई और बंधाई में क्या अंतर है। ठीक है भाई, आपको पता है जैसे आपकी मम्मी, आप देखते होंगे, ये प्यारे बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो आप देखते होंगे कि आपकी जो मम्मी होती है वो जो 2 धागों का, 2 ऊनी धागों का प्रयोग करके आपके लिए स्कार्फ, मफलर, स्वेटर, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, तो भाई ये कहलाती है बुनाई। ठीक है, अब बंधाई क्या होती है, बंधाई के लिए एकल धागे या एकल रस्सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बुनाई और बंधाई में एक वैज्ञानिक रूप की भाषा का इस्तेमाल करते हुए हम इसका उत्तर देंगे। बुनाई और बंधाई में क्या अंतर है, तो धागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बुनाई कहलाती है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि धागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। जबकि एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। ठीक है, आगे भाई, आगे आपसे कह रहा है, अगला सवाल कह रहे हैं कि प्राकृतिक और संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है। आपको बताना है कि प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है। तो भैया आपको पता है कि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं कि जो पौधे और जंतुओं के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या पौधे और जंतुओं के किसी भी भाग से प्राप्त किए जाते हैं, वो कहलाते हैं कौन से रेशे, प्राकृतिक रेशे। ठीक, और जो कृत्रिम विधि से द्वारा बनाए जाते हैं विज्ञान के नियमों के द्वारा, वो कहलाते हैं हमारे रासायनिक रेशे। ठीक, चलिए भाई, अब उसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि जंतुओं अथवा पौधों के किसी भाग द्वारा
प्राप्त रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जबकि विज्ञान की सहायता से कृत्रिम रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप संश्लेषित रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, चले भाई। अब अगला सवाल है कि पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है। ठीक है, तो भाई इसका जवाब है कि जब पुष्पन की अवस्था में जो पटसन का फसल होती है, ठीक है, इसके तनों से लचीले और मजबूत जूट के रेशे प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे पुष्पन की अवस्था में ही काट लिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे कि पुष्पन की अवस्था में पटसन के तनों से लचीले और, ठीक है, लचीले और कैसे मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो लिखेंगे कि पुष्पन की अवस्था में पटसन के तनों से लचीले एवं मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। यही कारण है कि पटसन की फसल को पुष्पन की अवस्था में हम काटते हैं। आगे चलेंगे, करें पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। आपको बताना है कि पटसन से प्राप्त रेशों के गुण क्या हैं। तो भाई इसके जो गुण होते हैं, सबसे पहला गुण तो ये है कि ये 6 से 8 फीट लंबे होते हैं। दूसरा है हल्के पीले रंग के होते हैं, ठीक है। और तीसरा है कि चिकने, लचीले और मजबूत होते हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को लिख देंगे। तो यहाँ पर चूँकि ये कार्य पुस्तिका है, शॉर्ट में भी हम अपने उत्तर को बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 6 से 8 फीट लंबे, 6 से 8 फीट लंबे रेशे। फिर दूसरा है हल्के पीले रंग के रेशे। और फिर तीसरा है चिकने, लचीले तथा मजबूत रेशे। चिकने, लचीले एवं मजबूत रेशे। चले भाई, अब हम लोग आगे चलेंगे, करें कि धागे की कताई कैसे की जाती है। तो भाई आप सभी लोगों ने अध्याय पढ़ा है, आपको मालूम है कि धागे की कताई कैसे करेंगे। तो इसमें ये है कि रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं
ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रकार से धागों की कताई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रुई के एक पुंज से ठीक है, रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और वह धागा बन जाता है। जब भी उत्तर दें वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करते हुए दें, और धागा बन जाता है। इस प्रकार से धागे की कताई की जाती है। चले भाई, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चार्ट को भरिए। सबसे पहले कह रहे हैं रेशा। तो भाई रेशे, यहाँ से हम जितना समझ पा रहे हैं तो रेशे दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले भर दिया प्राकृतिक, ठीक, रेशा, और इसके बाद यहाँ पर लिखा संश्लेषित रेशा। चले भाई, अब देखिए भाई, प्राकृतिक रेशे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो पादप रेशा होता है, और नंबर 2 में होता है हमारा जांतव रेशा। जांतव रेशा मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित रेशे, तो संश्लेषित रेशे आप लिख दीजिए, जैसे नायलॉन हो गया, और रेयॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। तो यहाँ पर लिखा हमने रेयॉन और पॉलिस्टर। ठीक है, चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। करें नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशे से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो भाई आपको ऐसी वस्तुएं लिखनी है। यहाँ पर गोले में 8 खाने हैं जो जूट से बनी हो और आपके लिए उपयोगी हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डलिया जूट से बनती है। फिर डलिया के बाद हम यहाँ पर बोरा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं रस्सी। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कंबल। कंबल के बाद हम लोग लिख सकते हैं दरी। फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टाट पट्टी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे थैला या बैग। और फिर सजावटी सामान। ये 8 चीज़ें हमारे दिमाग में आई थी, और भी तमाम चीज़ें हैं। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा उत्तर हो तो आप अनिवार्य रूप से लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ज़रा समझते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्लैक्स किससे प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि फ्लैक्स जो है वो तने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तना। रुई किससे प्राप्त होती है, तो रुई हमें जो है पौधे के बीज से प्राप्त होती है। इसके बाद हमको बताना है नारियल जटा। ठीक है,
तो नारियल जटा हमें किससे प्राप्त होता है? ये नारियल जटा हमको फल से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो जूट है हमारा वो तने से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे तना। अब आगे आते हैं, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रश्न का आखिरी, इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न कहा जा रहा है। नीचे दिए गए चित्र को देख करके आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले कह रहा है का नंबर उस रेशे का नाम लिखिए जो उपर्युक्त पौधों से प्राप्त होता है। तो भाई आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बंदा काम कर रहा है वो बंदा काम किस चीज़ का कर रहा है? कपास की खेती कर रहा है। और यहाँ पर जो कपास के बिनौले नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक, तो यहाँ पर जो चित्र है थोड़ा धुंधला बना हुआ है, लेकिन ये जो सफ़ेद सफ़ेद गोले दिख रहे हैं ये कपास के बिनौले हैं। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उस रेशे का नाम लिखिए जो उपर्युक्त पौधे से प्राप्त होता है। तो भाई आपको पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा? कपास, ठीक, कपास, और कपास से क्या प्राप्त होती है? कपास से हमारी प्राप्त होती है रुई। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर देखा जाए तो हमारा सही उत्तर है रुई। लेकिन आगे आपके बाद अगर ये कोई किताब पकड़े तो उसे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जिस फसल की खेती हो रही है वो कपास की फसल है। कहा जा रहा है ये पौधा भारत के मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? तो कपास जो है वो पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बाद क्या आ गया हमारा? गुजरात, तमिलनाडु, और फिर यहाँ पर हम लोग और लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। तो सफिशिएंट हमने यहाँ पर कहाँ कहाँ पाया जाता है वो हमने यहाँ पर इंगित कर दिया है। अब यहाँ पर है कि इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं? तो भाई कपास हमारी जो है वो काली मिट्टी में निकलता है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे काली मिट्टी। अध्याय अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप बहुत आसानी से इसे कंप्लीट कर पाएंगे। और कह रहे हैं यह पौधा आपसे कह रहा है किस ऋतु में उगाया जाता है? तो आपको बताना है कि ये पौधा बसंत ऋतु से पूर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे बसंत ऋतु से पूर्व। अब अंतिम प्रश्न है, कह रहे हैं उस फल का नाम बताइए जो इस पौधे से प्राप्त होता है। तो भाई इस पौधे से हमको प्राप्त होता है बिनौला, ठीक है, और बिनौले को हम लोग क्या कहते हैं? कपास गुलक। तो यहाँ पर लिखेंगे कपास गुलक, और जिसको हम लोग कहते हैं बिनौला। तो उम्मीद है कि जो आपकी एक्सरसाइज 5 थी जिसका नाम था क्या नाम था इस अध्याय का? इस अध्याय का नाम था तंतु से वस्त्र तक, उसको हमने सक्सेसफुली समाप्त कर दिया है। और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।